नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज ही जो समाजशास्त्र स्कूल व्याख्याता का पेपर हुआ था उसको हल करने का प्रयास करेंगे। मैं कोई दावा नहीं करता कि जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो 100% सही होंगे, क्योंकि आरपीएससी भी 2-3 प्रश्नों को डिलीट करती है। फिर भी मैंने प्रयास किया है कि 99% आपको सही आंसर बताने का प्रयास करूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो मैंने पहला प्रश्न लिया है, क्योंकि ये अलग अलग कोड थे, बहुत सारे कोड थे, तो कोई निश्चित सीरियल नंबर नहीं है। आपको अपने पेपर में देखना होगा कि ये प्रश्न कहाँ पर है और इसके हिसाब से आप है वो अपना मिलान कर सकते हैं। पेपर है वो काफ़ी इजी भी नहीं था और टफ भी नहीं था। जो +2 लेवल था बहुत ही आसान था, उसको हर कोई कर सकता था। और पेपर का कठिन होना जरूरी है, क्योंकि बहुत आसान बना देते हैं तो जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनको लॉस होता है। तो 13 पद थे, इसके लिए आप बहुत ही बहादुरी से लड़े, प्रयास किया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका चयन है वो इस परीक्षा में निश्चित रूप से हो। तो पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2011 तक कितनी जनगणना हो चुकी है? तो स्वाभाविक सी बात है, ये शायद किसी ने गलत नहीं किया होगा कि 7 जनगणनाएं हैं वो अब तक हो चुकी है। प्रश्न नंबर 2, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इल्ट्रेक कॉम्प्लेक्स जो समाजीकरण की चर्चा थी वो किसने की थी? फ्रायड ने की थी, क्योंकि मीड ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया था, कुल्ले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था। तो फ्रायड ने ये एग्जाम्पल देके दिया था कि माँ का है वो बेटे के प्रति या पिता का जो पुत्री के प्रति जो एक आकर्षण होता है उसको इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। प्रश्न नंबर 3, एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को क्या कहते हैं? तो एक संपूर्ण क्षेत्र यानी एक संपूर्ण जगह में एक संपूर्ण जीवन को हम समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले समुदाय जो कि संपूर्ण जीवन वहां पर अपना व्यतीत करता है उसे हम समुदाय के तौर पर जानते हैं। प्रश्न नंबर 4, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो अपनी कौन सी पुस्तक में दी? काफी कठिन प्रश्न ये मालूम होता है। जो उनकी बेसिक पुस्तक थी द अमंग ऑफ क्रूग्स के साथ जो 1942 में उन्होंने लिखी थी उसमें दी थी, लेकिन बाद में इन्होंने द सोशल चेंजेस इन मॉडर्न इंडिया में जो जाति व्यवस्था के अंदर परिवर्तन हो रहे थे उनको रखा। तो संस्कृतिकरण भी जाति व्यवस्था में एक परिवर्तन है, तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में हम इसका सही आंसर है वो मानेंगे। आणविक परिवार की अवधारणा किसने दी? जिमरमैन ने दी। नाभिकीय परिवार भी जिसे हम कह सकते हैं। किसने कहा कि एक निदर्शन किसी विस्तृत समूह का अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है? गुड्डे एवं हार्ट की ये सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है निदर्शन की। निम्नलिखित में से किस विचारक को समाजशास्त्र के संस्थापकों में से नहीं माना जाता है? तो शायद ही ये प्रश्न कोई गलत करके आया होगा। प्लेटो, स्पेंसर, कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इनको हम समाजशास्त्र के संस्थापक में काउंट करते हैं, लेकिन प्लेटो को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। एक परिस्थिति से संबंधित सभी भूमिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ये थोड़ा सा कई बार परिस्थिति और भूमिका वाले प्रश्न है उनमें डाउटफुल होते हैं, कुछ विपरीत स्थितियां बन जाती है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसकी अगर हम बात करें, एक परिस्थिति जैसे एक डॉक्टर की परिस्थिति है, उसके साथ बहुत सारी भूमिकाएं हैं। नर्स के प्रति है, उनके विभागाध्यक्ष के प्रति है, मरीज के प्रति है, और कंपाउंडर है उनके प्रति है, जो साथी डॉक्टर है। यानी एक परिस्थिति से संबंधित जितनी भी भूमिकाएं हैं उनको हम क्या कहेंगे? भूमिका पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? भूमिका पुंज कहेंगे। लेकिन इस पेपर की एक खास बात है कि 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें लगता है कि ये प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं। भूमिका पुंज वाली स्थिति है वो एक बार पुनः और आएगी। आगे है पूर्वाभासी समाजीकरण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही होगा संदर्भ समूह, यानी पहले से ही अभ्यास है वो शुरू कर देता है सदस्य बनने के लिए। जब एक अनुसंधानकर्ता अध्ययन समूह का सदस्य बन जाता है, यानी अनुसंधानकर्ता क्या है? समूह का सदस्य बन जाता है, उसका सहभागी हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सहभागी अवलोकन कहते हैं। तो अब की बार जो रिसर्च वाले क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं आए हैं, क्योंकि एक जो क्वेश्चन होते हैं ऐसा पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा टफ होते हैं और प्रश्न वो रिपीट नहीं होते हैं।
और बड़ी गहराई से पूछे जाते हैं, लेकिन शायद +2 लेवल के कारण कम गहराई इनमें रखी गई है। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ये कुल 4 खंडों में प्रकाशित है। 1851 से लेकर 54 तक, 51 से लेकर 54 तक 4 खंडों में ये प्रकाशित हुई थी। एक दूसरी पुस्तक थी जो इनकी पहली पुस्तक थी, पॉजिटिव फिलोसफी, वो 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। ये प्रश्न लगातार राजस्थान में 2 बार कॉलेज लेक्चर्स में आ चुका है और अब की बार स्कूल लेक्चरर में भी ये प्रश्न है वो आ चुका है। 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? तो 928 था। आधुनिक नौकरशाही सत्ता का उदाहरण क्या है? तो नौकरशाही सत्ता के तो मैक्स वेबर ने 3 प्रकार बताए थे, क्रिस्माई और परंपरागत और वैधानिक। तो जो नौकरशाही है वो किस प्रकार की सत्ता का उदाहरण है? वैधानिक सत्ता का उदाहरण है। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि इस पेपर में लगभग 127-28 क्वेश्चन है वो समाजशास्त्र से आए हैं, लेकिन आज इस क्लास में समय अभाव के कारण केवल 63 प्रश्नों को ले रहे हैं। आगे जो बचे हुए प्रश्न है 63-64 वो कल हम लाएंगे। थोड़े से डिफिकल्ट भी थे, उनके आंसर खोजने थोड़े से मुश्किल भी है, तो उनको हमने कल रखा है। तो कल कंप्लीट इसके आंसर की आप है वो तैयार कर सकते हैं। संस्था में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? संस्था, देखो बड़े संस्था और समिति वाले बड़े सरल क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। संस्था व्यक्तियों का नियमों का क्या होता है? संग्रह होता है। किसका सदस्य संग्रह होता है? नियमों का। नियमों में व्यक्ति सदस्य नहीं होता है, तो संस्था में व्यक्ति सदस्य नहीं होता है, यानी इसमें मूर्त नाम की कोई चीज नहीं होती है। संस्था पूर्णतया अमूर्त है, तो इसमें ये है वो सही नहीं पाया गया है। टीके उम्मन के अनुसार सांप्रदायिकता के कितने आयाम है? तो टीके ने 6, उम्मन ने 6 आयाम बताए थे। अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही एक सांप्रदायिकता पे वीडियो अपलोड किया था, उसी से ये प्रश्न आ रहा है। किसने कहा कि अंत्यक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं? तो ये परिभाषा है, परिभाषा थोड़ी सी याद करना मुश्किल होता है। इसका सही आंसर होगा विजेंस एंड विजेंस ने कहा कि अंत्यक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। दुर्खिम ने व्यक्ति के सामाजिक समूह में एकीकरण का परिणाम किस आत्महत्या को उत्तरदायी मानते हैं? भी किस आत्महत्या के लिए व्यक्ति का सामाजिक समूह के साथ अत्यधिक एकीकरण हो जाता है? तो इसमें सही होगा परार्थवादी आत्महत्या। आगे हम बात करें वैदिक इंडिया किसकी पुस्तक है? तो जीएस घुरिये की पुस्तक है वैदिक इंडिया। वेबर के आदर्श प्रारूप की एक विशेषता कौन सी है? 3 विशेषताएं नहीं है। हमने आदर्श प्रारूप क्या होता है कि एक तुलना करने के लिए एक तुलनात्मक अध्ययन पद्धति है जिसके लगभग एक आदर्श गुणों को शामिल किया जाता है। तो ये एक अनुमान विषयक है, एक विचार धारा है, नहीं विचारधारा बिल्कुल नहीं है, विश्लेषणात्मक प्रिंट हो सकता है, एक विवेक की ब्लू प्रिंट है। तो कोई भी, जैसे हम नौकरशाही का उन्होंने क्या किया, आदर्श प्रारूप रखा, तो एक विश्लेषणात्मक भी हो सकता है, यहाँ थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ, एक विश्लेषणात्मक प्रिंट भी हो सकता है और एक विवेकी ब्लू प्रिंट भी। ये दोनों तो नहीं है, लेकिन क्योंकि एक तुलना करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए किसी के साथ, तब इसको लिया किया जाता है। तो वैसे तो एक ब्लू प्रिंट है, इसकी संभावना ज़्यादा है कि इसका सही आंसर ये होगा, लेकिन एक विश्लेषणात्मक प्रिंट भी हो सकता है। यहाँ मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि इसमें मेरा ऑप्शन है वो दोनों में एक रहेगा। आपने क्या किया है और आरपीसी किसको सही मानती है, ये महत्वपूर्ण होता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या मार्क्स ने किस पुस्तक में की? द जर्मन आइडियोलॉजी में, विचारधारा। तो ये जो साम्यवादी विचारधारा थी, इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की, तो इसको उन्होंने जर्मन आइडियोलॉजी में रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? आधुनिकता की विशेषता कौन सी नहीं है? वैज्ञानिकता तो है, तर्क के कारण ही आधुनिकता का विकास हुआ, उपलब्धियों को विशेष महत्व दिया जाता है। निम्न आकांक्षाएं, यानी आकांक्षाएं निम्न होती है, ये आधुनिकीकरण में नहीं होता है। सामाजिक मापदंड समूह की अपेक्षाएं होती है, ये परिभाषा किसने दी? किम्बाल यंग ने ऐसा कहा है। सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी? मीड ने दी। बड़ा
सरल सा प्रश्न ये आया है। समाजीकरण से 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं और 4-5 प्रश्न सारे के सारे बहुत ही इजी है। फ्राइड का पूछ लिया, मीड का पूछ लिया, आगे 1-2 प्रश्न और भी आएंगे। किसने कहा कि संस्कृतिकरण एक विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है? तो एम.एन. श्रीनिवास ने ही ऐसा कहा था कि संस्कृति है वो अपनी से उच्च जाति की संस्कृति को और विचारधारा को ग्रहण करने की एक पद्धति है। प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है, निष्कर्ष है। ये किसने कहा? ये लुंडवर्ग ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, इंटरव्यू का टाइप्स नहीं है? तो काल्पनिक कोई इंटरव्यू नहीं होता है। आगे हम बात करें कि काम्टे ने सामाजिक उद्विकास के जो 3 चरण बताए थे, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद, तो एक इसमें बताता है सत्तामूलक उन्होंने अवस्था नहीं बताई थी। समाजीकरण की पहली अवस्था कौन सी होती है? तो समाजीकरण की पहली अवस्था है वो मौखिक अवस्था होती है। बच्चा अपने मुख के द्वारा ही अपनी बात है वो दूसरों तक पहुंचाता है और जो भी एक अंत्यक्रिया होती है वो मौखिक द्वारा होती है। मैकेवर ने अपनी परिभाषा में समाज की कौन सी विशेषता नहीं बताई है? तो उन्होंने रीतियां, कार्य प्रणालियां, अधिकार, कर्तव्य, बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा दी है, लेकिन उनमें पारस्परिक संघर्ष की बात इन्होंने नहीं की है। लोक नगरीय सातत्य, लोक नगरीय सातत्य, तो लोक समाज की अवधारणा थी वो रेडफील्ड ने दी थी। इसका सही आंसर है वो रेडफील्ड होगा। समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो देखो, जब थोड़ा सा साइकोलॉजी की तरफ चल जाते हैं तो किम्बाल यंग इसका सही आंसर आता है। क्या आता है? किम्बाल यंग आएगा कि समाजशास्त्र समूह में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। आगे है कौन सा एक समुदाय का आवश्यक तत्व नहीं है? समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, व्यक्तियों का समूह है, जनसंख्या, भूभाग, ये सारी समुदाय की विशेषता है। हम की भावना, सामाजिक संपूर्णता, स्थानीय क्षेत्र, लेकिन अमूर्तता नहीं है। सामाजिक समूह और समितियों से ये मूर्त और अमूर्त वाला प्रश्न है वो कई बार आया है इस एक ही पेपर में। किसने कहा कि इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है? ये शायद आपको सबसे ज़्यादा इसने परेशान किया होगा। देखने में ये वोटोमोर लगता है क्योंकि वोटोमोर के 1-2 कथन ऐसे हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर है वो होबार्ट है, लेकिन होबार्ट को यहाँ गलत रूप में प्रेषित किया गया है, लिखा गया है। जो होबार्ट ने ये कथन कहा था उनका नाम थोड़ा सा अलग है, तो ये हो सकता है क्वेश्चन डिलीट भी हो जाए। डॉक्टर की बहुत सारी भूमिकाएं होती है, जो एग्जाम्पल हमने लिया था, तो उनको साझा रूप से क्या कहा जा सकता है? तो वही भूमिका पुंज। क्या कहा जा सकता है? भूमिका पुंज। प्रथम बोस्टल स्कूल की स्थापना है किस राज्य में हुई थी? तो ये काफ़ी लंबा समय हो गया मुझे पढ़े हुए, मुझे मध्य प्रदेश याद आ रहा था, लेकिन देखा तो 1926 में तमिलनाडु के अंदर पहला ये स्कूल स्थापित हुआ था। उसके बाद मध्य प्रदेश में 1928 में हुआ था। राजस्थान में तो बहुत लेट जाकर हुआ है और महाराष्ट्र में 1929 को बोस्टल स्कूल स्थापित हुआ था पहला। आगे हम बात करें कि समाज को एक सांव्य, एक जीवन या एक व्यक्ति या एक शरीर की भांति किसने उसकी व्याख्या की है? तो स्पेंसर ने की है। कम्युनिटी शाब्दिक रूप से किन 2 लैटिन भाषाओं से मिलकर बना है? कम प्लस मुनिस से मिलकर बना है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ? 2013 में हुआ था। विशाखा गाइडलाइन से सुप्रीम कोर्ट की, उसके आधार पर इस अधिनियम को बनाया गया था। किसने उर्दू और क्षेत्रीय समूह का वर्गीकरण किया है? तो मिलर ने किया है। किसने किया? मिलर ने किया। सचेत और अचेत सामाजिक नियंत्रण है वो किसने बताए थे? तो ये बताए थे C.H. कुल्ले ने। किसने बताए थे? C.H. कुल्ले ने बताए थे। द पावर्टी ऑफ फिलोसफी पुस्तक किसकी है? तो शायद ये कोई पर्सन है वो गलत करके आया होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स एक
बहु प्रतिभा के धनी, और उसको हम पॉलिटिकल में भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, तो सारी पुस्तकों के नाम शायद आपको याद हो गए होंगे। तो कार्ल मार्क्स, स्नोबॉल निर्देशन, स्नोबॉल निर्देशन का उपयोग कब किया जाता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन रहा होगा। हो सकता है कि आप में से स या द आंसर आपने किया होगा, ब या द। देखो स्नोबॉल क्या होता है, स्नोबॉल में क्या होता है, हम एक व्यक्ति को जानते हैं, जैसे कि हमें ड्रग्स के एडिक्ट कौन कौन से लोग हैं उनका अध्ययन करना है, हमें नहीं पता, हम दूसरे गांव में जाएंगे तो अपने को तो कौन बताएगा कि मैं ड्रग का एडिक्ट हूं, तो वो क्या करेंगे, हम एक व्यक्ति को जानते हैं, उसके पास जाएंगे, वो कहेंगे तेरे साथ कौन कौन ड्रग्स लेता है, तो वो क्या 2 लोगों के नाम और बताएगा, हम उन 2 लोगों के साथ जाएंगे तो वो 2 लोग हैं, वो 4 लोगों के बात बताएंगे। तो इस प्रकार जब इकाइयों का पता लगाना कठिन हो तब स्नोबॉल ये निदर्शन का उपयोग है वो किया जाता है। निम्न जाति के लड़के का उच्च जाति की लड़की से विवाह क्या कहलाता है, निम्न जाति का लड़का है उच्च जाति की, यानी प्रतिलोम हो गया, अनुलोम नहीं है। अगर इसका विपरीत होता तो क्या होता, अनुलोम होता, लेकिन निम्न जाति का लड़का है उच्च जाति की लड़की है तो वो किस प्रकार का विवाह होगा, प्रतिलोम होगा। ये भी हम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ, अभी मैंने ये देखा नहीं, मैंने जहां तक मुझे याद है ये 2005 में संशोधन हुआ था, 1956 में तो बना था, अगर आप करके आए हो तो ये गलत है, 2005 में बना था और शायद 2006 में ये लागू हुआ था। किसने कहा कि उत्तराधुनिक समाज उपभोग समाज है, बॉडरीलार्ड ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता नहीं है, अच्छी उपकल्पना में जटिलता नहीं होना चाहिए, अवधारणात्मक स्पष्टता होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए, सामान्य नहीं होनी चाहिए, यथार्थता उसके अंदर कुछ ना कुछ होनी चाहिए, आनुभविक आधार पे तो हम इसको उपकल्पना को लिखते ही लिखते हैं। जटिलता होती है लेकिन प्रयास करना चाहिए कि कम जटिल होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, समिति क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यक्तियों का एक संगठन होता है, तो व्यक्तियों का संगठन हो गया तो क्या हो गया, मूर्त हो गया। लेकिन ये क्या कह रहा है कि समिति अमूर्त होती है, तो ये कथन है वो सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो प्लेटो ने माइंड एंड सोसाइटी लिखी, ऑकबर्न ने सोशल चेंज 1922 में लिखी, लिंटन ने द स्टडी ऑफ मैन लिखी, ये भी क्वेश्चन है वो दोबारा आ जाता है, और टाइनबी ने हिस्ट्री ऑफ चेंज इन्होंने लिखा था, द एंड ऑफ हिस्ट्री, थोड़ा सा इसको घुमा के लिखा गया है, तो ये है जो सुमेलित नहीं है। अगर हम आगे बात करें कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु को अलग किया जा सकता है, तो हमारे 2 संप्रदाय हैं, एक समन्वयात्मक, वो कहते हैं कि अंतर्वस्तु और स्वरूप एक ही है, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरा है स्वरूपात्मक संप्रदाय, ये मानता है कि दोनों अलग अलग है, एक पात्र है और पात्र के अंदर क्या चीज है, पानी है, तो दोनों अलग है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सत्रित निदर्शन का स्वरूप नहीं होता, यानी वो कई सत्रों से होकर गुजरता है, तो इसका सही आंसर होगा सुविधाजनक। सुविधाजनक में हम कोई सत्रों का उपयोग नहीं करते हैं, जो हमें मिलता है उसी को हम सैंपलिंग के तौर पर ले लेते हैं। सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, स्पेंसर ने किया। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता नहीं है, विशेषता क्या नहीं है, विचार, क्योंकि मार्क्स क्या है, भौतिक पर विचार करते हैं, और विचारों पे ये द्वंद्वात्मक सिद्धांत किसने दिया था, हिगल ने दिया था, और उनके बारे में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हिगल सिर के बल खड़े थे, मैंने उनको पैरों के बल खड़े कर दिया, यानी वो विचार की बात कर रहे थे, मैंने उनको किसके बल पे खड़ा कर दिया, भौतिक के बल पर खड़ा कर दिया। तो विचार है वो, उन्होंने इसकी विशेषता नहीं है। हिंदू समाज में हिंदू विवाह का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो के.एम. कपाड़िया ने 3 उद्देश्य बताए थे, धर्म, रति और प्रजा। तो इसमें वेद समझौता ये मुस्लिम विवाह की एक अनिवार्य शर्त है या उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, संदर्भ समूह है, मर्टन है, सीएच कुल्ले प्राथमिक समूह है, जननिक समूह है, गिडेंस है, पारक एवं बर्गस द्वितीयक समूह की अवधारणा नहीं दी थी। द्वितीयक समूह की वैसे तो ऑटोमेटिक आ गई थी, लेकिन
कई कई जगह है इसका किंग्सले डेविस के साथ भी नाम है वो जोड़ दिया जाता है, कई बार सी एच कुल्ले के साथ भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन पारक और बर्गेस बिल्कुल भी नहीं है। पुस्तक द आइडियोलॉजी ऑफ द रूरल अर्बन कॉन्टिनम, पुस्तक के लेखक कौन है? बेनेट। कौन है? बेनेट। इसके लेखक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, है वो किसने लिखी? कपाड़िया ने लिखी, के.एम. कपाड़िया ने। इसी पुस्तक में इन्होंने ये 3 प्रकार के हिंदू विवाह के उद्देश्य है वो बताए थे। आगे हम बात करें कि कार्ल मैनहेम ने सामाजिक नियंत्रण के कौन कौन से प्रकार बताए थे, तो प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण बताए थे। ये बहुत इजी प्रश्न है, वो दिया गया है। हम जब कामटे को पढ़ते हैं तो सबसे पहले इन्हीं को ही पढ़ते हैं, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। तो कामटे की अवधारणा है सामाजिक परिवर्तन का चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया था? टाइनबी ने दिया था। कौन सा विवाह सबसे निकृष्ट श्रेणी का माना जाता है? तो 50 विवाह, जो 8 विवाह है हिंदुओं के प्रकार है, तो उनमें से 50 विवाह है वो निम्नतम श्रेणी का माना जाता है। इथोस और इडोस, बाह्य पक्ष और संस्कृति के आंतरिक पक्ष, ये अवधारणा किसने दी? क्रोबर ने दी। 2011 में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 68.84 था। द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? राल्फ लिंटन हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे, 50% है वो आज हम लेके आए हैं कुल 64 क्वेश्चन को, और बाकी जो बच गए हैं उन पे हम कल उनका हल करने का प्रयास है वो करेंगे। मैं एक बार पुनः आपको कहता हूं कि मैं कोई दावा नहीं करता कि जो मैंने बताए हैं वही होगा, जो आरपीएससी बता रही है वही सही होगे, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास किया है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो मैंने वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस से ही पूछे गए। कुछ क्वेश्चन तो मान के चलो 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए आते हैं, लेकिन 90% जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने इस चैनल पे वीडियोस बना रखे हैं, वहीं से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने है कुछ आ रहे हैं, मैंने कंटेंट को पूरा शामिल करने का प्रयास किया है। तो 10-15% तो ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते हैं और बिल्कुल नए होते हैं, उनको हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं। जहाँ तक मेरिट की बात है तो मेरिट पे चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने सरल वाले प्रश्न लिए हैं, जो थोड़े से मुश्किल प्रश्न हैं उनको हम कल लेंगे। पोस्टें कम हैं तो उसमें भी मेरिट का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।